हेलो एवरीवन। हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिएगा, आपके एग्जाम काफी नजदीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। ये 30 मई के करंट अफेयर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, नाटो समूह के कितने देश रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली के निर्माण पर सहमत हुए हैं? तो देखिए आप सभी को पता है ये ड्रोन दीवार किस लिए की जा रही है। इसकी रक्षा प्रणाली है, ये नजर रखने के लिए। ठीक है, तो डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के लिए इस प्रणाली को शुरू किया जा रहा है। और इस प्रणाली के निर्माण पर जो सहमत हुए हैं ये हैं 6 देश। ये 6 देश कौन कौन से हैं? तो देखिए ये जो 6 देश हैं ये हैं लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, ये 6 देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं ड्रोन दीवार में। तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। रीगा में आयोजित एक बैठक के दौरान नाटो समूह के 6 देश, देखिए ये जो 6 के 6 देश हैं नाटो के सदस्य हैं। ये नाटो समूह के 6 देश रूस और बेलारूस के साथ अपनी सीमाओं पर ड्रोन दीवार रक्षा प्रणाली के निर्माण पर सहमत हो गए हैं। ठीक है, अच्छा, इस पहल का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना, साथ साथ संबंधित खतरों से इसका सामना करना उद्देश्य है। नाटो क्या है आपको पता है, ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कुल सदस्य हैं इसमें अभी तक 32। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए ये किया जाएगा राधिका सेन। राधिका सेन को सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। ये है क्या? तो देखिए मैप में आप देख रहे हैं ये है राधिका सेन, मेजर हैं ये, आर्मी ऑफिसर हैं। तो देखिए ये है क्या, ये वैसे राजस्थान, माफ कीजिए, ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और ये सम्मान पाने वाली ये दूसरी भारतीय है। ठीक है, इनको ये सम्मान कौन देगा, ये किस लिए मिल रहा है? ये मिल रहा है कोंगो। कोंगो में चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करने के लिए और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले ये अवार्ड किसे मिला है? मेजर सुमन गवानी को ये अवार्ड मिल चुका है और ये अवार्ड इन्हें मिला था सन 2019 में। ठीक है, 2019 में आपसे पहले ये अवार्ड मिला था। ये मिला था 2019 में मेजर सुमन गवानी को और 2023 में मिल रहा है ये राधिका सेन को। चलिए आपको पता है राधिका सेन को यह सम्मान कौन देगा? ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर, ये यूनाइटेड नेशन इस अवार्ड को देगा। और ये जो आपको पता है ये अवार्ड का नाम है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड 2023 है। पहली बार कब दिया गया था? पहली बार ये इस अवार्ड को दिया गया था सन 2016 में। और ये किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है शांति अभियानों में दिए गए योगदान देने के लिए। देखिए ये क्या होता है, ये जो हमारे फोर्स मेंबर्स होते हैं, सीएपीएफ्स हैं या हमारे आर्मी मेंबर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, यूएन की जो यूएन के थ्रू क्या है कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखनी है। तो ये क्या करते हैं, डेप्यूटेशन में यूएन के द्वारा अलग अलग कंट्रीज में भेजे जाते हैं वहां शांति बनाए रखने के लिए, वहां अपनी सेवाएं देने के लिए। ठीक है, तो वहां बेस्ट सेवा देने के लिए या वहां की स्थितियों से जूझने के लिए जो बेहतर जो करते हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए। यह देश किस महासागर में स्थित है? तो देखिए जो पपुआ न्यू गिनी है ये देश है दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में ये स्थित है और यहाँ भूस्खलन के कारण 2000 से अधिक लोग मिट्टी में दब गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ की बात है? ये है पपुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, उससे मात्र 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पर उत्तर पश्चिम में स्थित एक गांव है काओ कलाम गांव। ठीक है, ये एंगा डिस्ट्रिक्ट में है काओ कलाम गांव। यहाँ सुबह के 3 बजे लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें 2000 लोग दब गए हैं। देखिए कितनी बड़ी ये विपत्ति है। ठीक है, और पपुआ न्यू गिनी चर्चा में आया था। इन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान दिया है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहो। ये अवार्ड 2023 में, मई 2023 में इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया था।
ठीक है। जब पपुआ न्यू गिनी चर्चा में आ ही गया है तो आप इस अवार्ड को जरूर नोट कर लें। अवार्ड का नाम है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगो। ये पपुआ न्यू गिनी का अवार्ड मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस 2024 की थीम क्या है? तो देखिए, आपको पता है संयुक्त राष्ट्र में हमारे जो सैनिक हैं वो शांति स्थापित करने के लिए जाते हैं और ये विश्व के अनेक देशों में जाते हैं यूएन के थ्रू, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। इसका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इन सैनिकों के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो इसकी हर पता है जो दिवस मनाए जाते हैं उनकी एक ना एक थीम होती है। तो इस बार 2024 में थीम क्या रही है? तो देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, उसकी थीम रही है 2024 की फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। क्या थीम रही है? फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर इसकी थीम रही है, ठीक है। वैसे ये दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष ये दिवस 29 मई को हम मनाते हैं। इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स। इसे हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतरराष्ट्रीय दिवस, ठीक है। कब मनाते हैं हम? याद रखिएगा 29 मई को, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है, ये जो दिवस है उन सभी पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में आयोजित किया जाता है जिसने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सेवाएं दी हैं और शांति के लिए अपनी जान गंवाई है। उसको मेमोरेबल बनाने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं, ठीक है। और 29 मई को अच्छा देख लेते हैं, 28 मई को और हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड हंगर डे। और वर्ल्ड हंगर डे की थीम क्या रही है? थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चर्चा में रहा संविधान का अनुच्छेद 329 बी। याद रखिएगा, अनुच्छेद 329 बी किससे संबंधित है? अब आपको ये बताना है। आपके सामने बढ़िया से ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय लोक सेवा आयोग, भारतीय विधि आयोग और न्यायिक व्यवस्था। तो देखिए किससे संबंधित है? भारतीय निर्वाचन आयोग से ये संबंधित है। अब एक बार हम इसे जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों आया है, ठीक है। देखिए, अभी क्या हुआ है कि मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई और ये मांग करने वाला जो सरकारी संगठन है एडीआर, संगठन का नाम है एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इनकी याचिका पर सुनवाई की गई क्योंकि इन्होंने कहा था कि मतदान के आंकड़ों को प्रकाशित करना है। चुनाव आयोग को इन्होंने कहा कि उन्हें निर्देशित किया जाए। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ? इसकी सुनवाई का स्थगित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 329 बी है उसके तहत ये न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित है। उनके अनुसार जब इलेक्शन चल रहे हों तो 329 बी के तहत न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हस्तक्षेप के लिए मना किया गया है अनुच्छेद 329 बी में। इसे नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चुनाव प्रक्रिया के बीच में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसे याद रखिए। चुनाव प्रक्रिया के बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप रोक लगाता है। कौन लगाता है रोक? अनुच्छेद 329 बी। अच्छा, 329 बी कहां से आया है? ये संविधान का 19वां संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा आया था और संशोधित अनुच्छेद 329 बी के अनुसार क्या है कि जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बीच में आयोग के कामकाज में न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 329 बी, जब चुनाव प्रक्रिया चल रही हो, जब चुनाव चल रहे हैं उसके बीच में चुनाव आयोग के काम में दखलंदाजी या न्यायिक हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। ये न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है अनुच्छेद 329 बी, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, संसद या राज्य विधानसभाओं के चुनावों के संचालन या परिणामों को चुनौती देने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से चुनौती दी जानी चाहिए जिसे हम चुनाव याचिका कहते हैं, ठीक है। यदि इस प्रोसेस को ही फॉलो किया जा सकता है केवल इसमें, तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाए। चलिए अगला हम देख लेते हैं, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 जो प्रतियोगिता है ये किसने जीती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, ये बताइए किसने जीती है? तो ये जीती है आपकी चार्ल्स लेक्रेक ने, ठीक है। तो ये कौन है? ये मोनाको के फरारी ड्राइवर हैं। ये फरारी ड्राइवर हैं चार्ल्स लेक्रेक। इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 प्रतियोगिता जो है जीत ली है।
ठीक है। और प्रतियोगिता में जो ऑस्ट्रेलिया के ऑस्कर पियास्त्री हैं, ऑस्कर पियास्त्री कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स है क्या? एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो वन वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसका एक हिस्सा है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? मोनाको में ये आयोजन किया गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रक्षा अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ। डीआरडीओ मीन्स डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, आपको पता है डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर समीर वी कामत हैं। तो जो समीर वी कामत हैं, इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है और अब इनका कार्यकाल रहेगा 31 मई 2025 तक। अब ये 31 मई 2025 तक डीआरडीओ के अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया था 2022 में? जी सतीश रेड्डी थे पहले 2022 में, तो 2022 में इनके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया था। डीआरडीओ की बात कर रहे हैं, तो डीआरडीओ आपको पता है भारत का रक्षा अनुसंधान से संबंधित संस्थान है, जिसकी स्थापना हुई है 1958 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी रिसर्च फर्म और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोल्डमैन सैक्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी? देखिए, इसमें क्या किया गया है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। तो अब आपको देखना है कि जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी? वो रहेगी 6.7%। तो देखिए, जो अमेरिकी रिसर्च फर्म है और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने क्या किया है, वर्ष 2024 के लिए भारतीय जीडीपी को बढ़ा दिया है। उनका मानना है, अमेरिकी रिसर्चर्स हैं, इनका मानना है कि जो भारत की जीडीपी है वो ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो 2024 के लिए जो भारत की जीडीपी है वो इन्होंने 6.6 से बढ़ाकर 6.7 कर दी है। ठीक है, तो 0.1 की इन्होंने इसमें ग्रोथ की है, 6.6 से बढ़कर 6.7 ये हो गई है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, किस देश के अंतरिक्ष संगठन द्वारा जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट है एक प्री फायर, ये लॉन्च की गई है। जलवायु परिवर्तन सैटेलाइट जो है प्री फायर किस देश के द्वारा लॉन्च की गई है? किस देश के अंतरिक्ष संगठन द्वारा ये लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च की गई है अमेरिका द्वारा। ठीक है, तो अमेरिका का जो अंतरिक्ष संगठन है उसके द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्च की गई है। इसके तहत क्या होगा, न्यूजीलैंड के माहिया में कंपनी के लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया गया। कहां से? न्यूजीलैंड से। ठीक है, प्री फायर क्या जांच करेगा? ये इस बात का अध्ययन करेगा कि जो आर्कटिक है और अंटार्कटिका है, अंतरिक्ष में कितनी गर्मी फैलाते हैं और ये वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है आर्कटिक और अंटार्कटिका में केवल और केवल बर्फ है। ठीक है, यहाँ कोई आबादी नहीं रहती है। तो इनका मानना है कि ये अंतरिक्ष में गर्मी फैलाते हैं और ये कितनी गर्मी फैलाते हैं, कैसे फैलाते हैं और वैश्विक जलवायु को ये कैसे प्रभावित करते हैं, इस चीज पर रिसर्च की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अफ्रीकी देश चाड का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, हम चाड की बात कर रहे हैं, तो चाड का जो प्रधानमंत्री है वो नियुक्त किए गए हैं अल्लामे हलीना को। अल्लामे हलीना को चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चाड क्या है? चाड एक अफ्रीकी देश है। ठीक है, और इसका प्रधानमंत्री अल्लामे हलीना को बनाया गया है। किसके स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है? इन्हें नियुक्त किया गया है सक्सेस मसरा। सक्सेस मसरा जो यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके स्थान पर अल्लामे हलीना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आपको पता है कुछ दिन पहले भी चाड चर्चा में आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ के मोहम्मद इदरिस डेबी, क्या नाम है? मोहम्मद इदरिस डेबी, इन्हें चाड देश का राष्ट्रपति बनाया गया था। ठीक है, तो चाड देश की बात हो रही है। चाड की जो कैपिटल है वो है अनजामेन, ऐसे लिखा जाता है, इसमें डी साइलेंट होता है। तो चाड की जो राजधानी है वो क्या है? एन जमेना। यहाँ की करेंसी क्या है? CMFA फ्रैंक। इससे पहले भी हम चाड देश को कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, इंपॉर्टेंट लगती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको क्या फायदा होगा, इसमें हम जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वीडियोस में हम सभी कवर करते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स के अलावा वैसे तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, यूपी स्पेशल की हमारी क्लास आती है और इसमें हमारी एक जीके और जीएस की क्लास आती है। ठीक है, इसे आप जरूर देखें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।